नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमने सेशन लिया है वो बेसिकली यूपीएससी के प्रोस्पेक्ट से लिया गया है, जो दृष्टि की बुक होती है अर्धवार्षिक की। ठीक है, अर्धवार्षिक जो कि जनवरी से जून तक का जो होता है, जिसमें आप सभी पैटर्न को देखेंगे कि संवैधानिक से आर्थिक घटनाक्रम या फिर सुरक्षा संबंधित या फिर इकोनॉमिक बेस पे अगर देखा जाए तो सभी बेसिस पे यहाँ पे तैयारी होगी। ठीक है, 6 महीने, लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स जो कि आपको किताब अवेलेबल होगी। अगर आपने किताब ले ली है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने किताब नहीं ली है तो उसके बेसिस पे भी आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम कई बार पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो वीडियो देख के आप क्या होगी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाएगा। अगर आपने एक बार पढ़ा भी है तो उसको भी आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली देख सकते हैं। तो अर्धवार्षिक देखेंगे 2020 यानी जनवरी से लेकर जून तक का हम देखेंगे किस प्रकार से जो है प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ में, ठीक है, पिछले 6 महीने में क्या क्या घटनाएं घटी हैं उसको भी हम देखेंगे। ये सेशन हमारा जैसे समाप्त होता है वैसे ही जनवरी से जून से लेकर हम दिसंबर तक का जो अगली अगर जैसे किताब हमारे पास अवेलेबल होती है उसको भी 2020 का जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद इसकी PDF फाइल जो है वो हो सकता है कि इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाए, उसको लिंक के माध्यम से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पुस्तक इसकी खरीद ली है, एक बार पढ़ लिया है, तो इसको एक बार रिवाइज करने पर बहुत बढ़िया बेनिफिशरी होगा। और आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए तो डेफिनेटली ये बेनिफिशरी होगा ही है। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अनुक्रम देख लेते हैं। तो हम बता दें कि पहला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम पढ़ेंगे, जो कि 1 पेज से 31 पेज तक है। दूसरा है कि आर्थिक घटनाक्रम, जो कि हम 32 से 61 पेज तक हम पढ़ेंगे। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी 62 से 84 यानी 84 पेज तक हम यहाँ पढ़ेंगे। और चौथा टॉपिक हमारा होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें हम 85 से 103 पेज तक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके बाद 5वां टॉपिक हमारा भूगोल, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। 6ठा टॉपिक हम सुरक्षा से पढ़ेंगे। 7वां होगा हमारा रिपोर्ट एवं सूचकांक। 8वां टॉपिक हमारा सरकारी योजनाएं। 9वां टॉपिक कला एवं संस्कृति। 10वां टॉपिक खेल घटनाक्रम एवं 11वें में लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा विविध। ठीक है, तो जीवस 1, 2, 3, 4 आप चारों पेपर के लिए सहायक होगा। डेफिनेटली आप जानते हैं कि दृष्टि का जो बुक होती है, जो किताब होती है, वो कितनी बेनिफिशियरी होती है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो इसकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली अपने टॉपिक पे आऊँगा। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ ये मैराथन बना दूँ या फिर 1-1 घंटे के वीडियो बनाऊँ, जैसा भी आपको सही लगेगा उसी हिसाब से ये वीडियो चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं टोटल जो है 11 टॉपिक हैं। 11 टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा कि संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम को देखेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट को देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले टॉपिक से हम स्टार्ट कर देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि इस समय हाल ही में चर्चा में रही है, ये चर्चा में क्यों रही है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो हाल ही में, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, चलिए देख लीजिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NCP 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, यह जो शिक्षा नीति है ये 34 सालों बाद आई है और इसको सरकार की मंजूरी दे दी गई है। पहली बात तो क्या है कि ये 1986 के बाद दूसरी शिक्षा नीति है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि 1968, ठीक है, जो कोठारी आयोग आया था, इसके बाद 1986 के बाद, इसके बाद उसी को संशोधित करके 1992 में, ठीक है, यशपाल कमेटी जो आई थी, इसके बाद ये तीसरी शिक्षा नीति होगी जो कि 2020 में आई है, 34 वर्षों बाद। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान सक्रिय 10+2, 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
इसी कड़ी में आगे बात किया जाए तो इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के नाम में परिवर्तन किस प्रकार से किया गया उसको भी देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने को भी मंजूरी दे दी गई है। NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने अर्थात एजुकेशन एंड लर्निंग को पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए तो NCERT द्वारा 3 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। वही बात किया जाए 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी बाल वाटिका यानी जिसे हम प्री स्कूल कहेंगे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 को शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं बात किया जाए तो ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय का साझा सहयोग से किया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन। बात किया जाए NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। वहीं बात किया जाए अगले पॉइंट की तो भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण इसमें प्रदान किया गया है, यानी NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए संस्कृत एवं अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र या छात्रा पर भाषा के चुनाव का कोई बाध्यता नहीं होगी। बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि जो भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया गया है, बताया गया है कि कक्षा 5 तक शिक्षा जो है वो मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा में, यानी जिसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, ठीक है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा एक ही है, तो उसमें शिक्षा दी जाएगी कक्षा 5 तक। इसके बाद बताया गया है कि साथ ही इस नीति में जो है मातृभाषा को कक्षा 8 तक आगे बढ़ाया जा सकता है, प्राथमिकता देने की सुझाव दिया गया है। इसके बाद भी अगर वो जारी रखना चाहें तो वो जारी रख सकते हैं, लेकिन कोई भी भाषा जो है वो बच्चों पर थोपी नहीं जाएगी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बधिर, ठीक है, जो देख नहीं सकते विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा यानी इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। NEP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशंस IITI फारसी, पाली और प्राकृतिक के लिए राष्ट्रीय संस्थान या संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाली, पर्शियन एंड प्रकृति स्थापित करने एवं साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र, जिसे हम त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया जाना जारी रहेगा और 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों और क्षेत्रों और निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए स्वयं के होंगे, जिनमें से कम 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं हो और जो विद्यार्थी में 3 में से 1 या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं तो ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें 3 भाषाओं में जिसमें एक भारतीय हो को साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है। माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा। यहाँ पे बेसिकली त्रिभाषा सूत्र जब आपने पढ़ा होगा तो उसको आप बेसिकली उसको समझ सकते हैं, क्योंकि एक इसमें जो है भारतीय भाषा इंक्लूड होनी चाहिए साहित्य के रूप में, ठीक है, उस चीज़ को आपको यहाँ बताया गया है।
इसमें शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है कि पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन से जुड़े सुझाव जो इसमें दिए गए हैं। तो NEP 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि जो पठन और पाठन जो अध्यापन प्रणाली जो विधि है उस पर विकास पर बल दिया जाए। ठीक है, पठन पाठन की जो क्रिया है उस पर विकास पर बल दिया जाए और साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम का जो बोझ है जो छात्रों पर अधिक पड़ रहा है उसको भी 21वीं सदी के कौशल के विकास और अनुभव आधारित, यानी यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की गई है कि छात्रों पर जो पढ़ाई का बोझ है उसे कम किया जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा जो है बल दिया जाए। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला एवं विज्ञान, व्यावसायिक एवं तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020-21 तैयार की जाएगी। NEP 2020 में छात्रों को सीखने की प्रकृति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित एवं रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। विद्यार्थी कक्षा 3, 5 और कक्षा 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो परीक्षाएं हैं उस पर बदलाव किए जाएंगे। अब उनको इतना महत्व नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। इसमें भविष्य के सेमेस्टर या बहुविकल्पी प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। कहा गया है कि जो क्लास 10th और 12th होती है तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न के जो है एग्जामिनेशन जो है इस पर बेस्ड हो सकता है, उसको आपको समझने का प्रयास करना है। विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन तथा विद्यार्थियों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं अगला पॉइंट कि शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार को देख लेते हैं। शिक्षकों को नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति होगी और राष्ट्रीय अध्यापक, ध्यान दीजिएगा कि शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन, समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति होगी। यानी जो शिक्षक की जो पदोन्नति होगी वो किसके आधार पर होगी? वो उनके कार्य कौशल के आधार पर होगी। यदि वो अच्छा कार्य प्रदर्शन करते हैं तो डेफिनेटली उनका जो पदोन्नति उसी की बेसिस पे होगी। ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 में अध्यापन की न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो आपकी B.Ed की जो होगी वो 12th के बाद आप कर सकते हैं और इसको 4 वर्ष का कर दिया गया है। ठीक है, आपने बेसिकली इसको पढ़ा भी होगा। उच्च शिक्षा की बात कर लेते हैं। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को वर्ष 2018 के 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थी कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री, 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की जाएगी। जैसे हम क्या होता था, पहले हम 1 साल BSc कर छोड़ देते थे करके तो डिग्री हमारी बर्बाद हो जाती थी। इसकी वजह से
अब जो है इसमें नया इनोवेशन किया गया है कि अगर आप 1 साल भी करके छोड़ देते हैं तो उसके साथ आपको, अगर 1 वर्ष करके छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष करके अगर छोड़ते हैं तो एडवांस डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, साथ ही साथ में अगर 3 वर्षों बाद छोड़ते हैं तो स्नातक की डिग्री दी जाएगी, और 4 वर्षों के बाद अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको शोध के साथ स्नातक की भी डिग्री दी जाएगी। तो इस डिग्री का प्रयोग आप अन्य शिक्षण संस्थानों में भी कर सकते हैं। जैसे आप बीएसटी फर्स्ट ईयर में आपने डिग्री ली तो कुछ साल बाद आप बीएससी सेकंड ईयर में भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि उसी डिग्री के बेसिस पे आपने पढ़ा भी होगा इसको बेसिकली। अगला देख लेते हैं, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC स्थापित किया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यों को प्रभावी एवं प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के 4 संस्थानों निकायों को निर्धारण किया गया है। पहला है विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद यानी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। दूसरा है मानक निर्धारक यानी सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। तीसरा पॉइंट है हमारा वित्त पोषण यानी उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद यानी हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC। और चौथा है हमारा प्रत्यायन यानी राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नेशनल एक्रीडिएशंस काउंसिल NAC। ठीक है, तो HECI के कार्यों को प्रभावी, ठीक है, HECI के हमने देखा कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जो है यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर, ठीक है, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI का गठन किया जाएगा। ठीक है, चिकित्सा के लिए एवं कानूनी शिक्षा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सभी निकाय होते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही कमीशन का जो है गठन किया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों के प्रभावी एवं प्रदर्शितापूर्व निष्पादन के लिए जो है संस्थानों का निर्माण किया गया है, और वो संस्थान वो 4 हैं। कौन कौन से? विनियमन हेतु, मानक निर्धारण, और तीसरा होगा वित्त पोषण, और चौथा है प्रत्यायन। ठीक है, इसी प्रकार से महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ MERU की स्थापना की जाएगी। अन्य सुझाव की बात किया जाए तो अन्य सुझाव है कि शिक्षा मूल्यांकन योजना के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिक मंच यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। अगला देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल क्षेत्रक की बात कर लेते हैं। चर्चा में क्यों है ये फार्मास्यूटिकल क्षेत्रक? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दवा की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से गठित समिति की बैठक बुलाई है। प्रमुख बिंदु की बात कर लिया जाए तो कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए रेमडेसिविर और फेविपिरवीर जैसी दवाओं की तत्काल आवश्यकता है, और ऐसे में देश में क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ साथ नई दवाओं के विपणन अनुमोदन में भी तेजी लाने की आवश्यकता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर उद्योग विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50%, अमेरिका में सामान्य मांग का 40%, UK में यानी यूनाइटेड किंगडम में सभी दवाओं का 25% की आपूर्ति करता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की इन उपलब्धियों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में 3,000 करोड़ की वित्त सहायता के साथ बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। भारतीय फार्मा उद्योग की वर्तमान स्थिति। भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है और विभिन्न वैक्सीन की वैश्विक मांग में भारतीय दवा क्षेत्र की आपूर्ति 50% से अधिक है। वर्ष 2017 में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का मूल्य $33 बिलियन था। जैव
फार्मास्यूटिकल जैव सेवा, जैव कृषि, जैव उद्योग और जैव सूचना विज्ञान से युक्त भारत का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग प्रतिवर्ष लगभग 30% की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2025 तक 100 बिलियन की अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में दवाओं के विपणन अनुमोदन का कार्य केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा किया जाता है। बात करते हैं कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन क्या है, यानी CDSCO। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन अर्थात सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO भारतीय दवाओं एवं चिकित्सक उपकरणों के लिए एक राष्ट्रीय विनियामक निकाय है। CDSCO दवाओं के अनुमोदन, क्लिनिकल परीक्षणों के संचालन, दवाओं के मानक तैयार करने और देश में आयाती दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य दवा नियंत्रण संगठनों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने जैसे कार्य सौंपे गए हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सरकार के प्रयास क्या किए गए हैं उसको देख लेते हैं। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास एवं शोध व अनुसंधान को बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 तक अपनी कुल GDP का 2.5% तक इस क्षेत्र पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय दवा उद्योग के विकास के लिए सरकार की नीति के अनुसंधान और विकास पर काफ़ी जोर दिया गया है। ग्रीनफील्ड फार्मा परियोजना के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के बीच विचार विमर्श के लिए समय समय पर सरकार व निजी क्षेत्र के सहयोग से इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया गया है। साथ ही ब्राउनफील्ड फार्मा परियोजना के लिए ऑटोमेटेड रूट के तहत 74% FDI की मंजूरी दी गई है। 74% से अधिक की FDI के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति दी गई है। अगला हमारा है करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, हमारा अगला प्रशिक्षण है जिसको हम देखेंगे। तो ये चर्चा में क्यों है, पहले बात कर लेते हैं करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेशनल करियर सर्विस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ION ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ION की संयुक्त पहल से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम करियर स्किल्स ट्रेनिंग शुरू किया गया है। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व का विकास तथा वर्तमान में उद्योगों में कौशल की मांग के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही साथ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल करियर सर्विस एवं पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर रोजगार संबंधी सभी सेवाएं जैसे कि रोजगार की खोज, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर लगभग 1 करोड़ सक्रिय नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार को लगभग 54,000 नियोक्ता पंजीकृत हैं। साथ ही पोर्टल के माध्यम से लगभग 37 लाख नियुक्तियाँ की गई हैं। देश भर के 1000 रोजगार कार्यालयों में जिसमें से 200 मॉडल करियर केंद्र को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से जोड़ा गया है। बात करते हैं कि नेशनल करियर सर्विस क्या होता है। 20 जुलाई 2015 को नेशनल करियर सर्विस की शुरुआत की गई थी। यह पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है। यह पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है। नेशनल करियर सर्विस भारत के नागरिकों को रोजगार और करियर संबंधी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह पोर्टल नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के नियोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में कार्य करता है। अगला हमारा टॉपिक है मेघालय का व्यवहार परिवर्तन मॉडल। चर्चा में क्यों है पहले देख लेते हैं। हाल ही में मेघालय का स्वास्थ्य विभाग ने एक नया स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जारी करते हुए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस का एक अलाक्षणिक वाहक यानी एसिम्प्टोमैटिक कैरियर मान लेने की घोषणा की है। प्रमुख बिंदु की बात किया जाए तो अलाक्षणिक वाहक यानी एसिम्प्टोमैटिक कैरियर का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जो वायरस से संक्रमित तो हो चुका है किंतु उसमें रोग से संबंधी कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय विभिन्न क्षेत्रों से मेघालय में वापस लौटने वाले हजारों प्रवासियों के कारण सामुदायिक प्रसारण में खतरे को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है।
निहितार्थ की बात करते हैं तो मेघालय सरकार एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना चाहती है जिसके माध्यम से लोग अपनी सुरक्षा कर सके और साथ ही साथ अपनी आजीविका चला सके, क्योंकि हमें यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि कोरोना वायरस अभी लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जब एक बार लोग यह स्वीकार कर लेंगे कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो उनके संपूर्ण व्यवहार में बदलाव आ जाएगा और वे अधिक सतर्क रहेंगे तथा अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार महसूस करेंगे, जिससे सामुदायिक प्रसारण के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। प्रबंधन की बात कर लेते हैं। तो प्रबंधन हमारा है, स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार राज्य के सभी नागरिकों को तब तक ए श्रेणी में संक्रमित रोगी माना जाएगा जब तक निरंतर आधार पर उनका परीक्षण न किया जाए। ए श्रेणी से संक्रमित रोगी को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रथाओं का पालन करना होगा। पहला, मास्क का प्रयोग करना, समय समय पर हाथों को स्वच्छ करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की आबादी को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित कर प्रशिक्षण मॉडल की एक श्रृंखला तैयार की है। पहले वर्ग में 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को शामिल किया गया है और दूसरे वर्ग में उन लोगों को शामिल किया गया है जो 1 से अधिक विकारों से प्रभावित है। साथ ही साथ तीसरे वर्ग में उन लोगों को शामिल किया गया है जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे हैं, जैसे विद्यार्थी और पेशेवर। राज्य सरकार द्वारा उक्त सभी वर्गों को प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण के अंत में उन सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो इस मॉडल के तहत राज्य के अन्य लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। इसमें सरकारी विभागों के अधिकारी, गांव के मुखिया, स्कूलों के शिक्षक और बाजार संघों के प्रतिनिधि आदि शामिल है। प्रशिक्षण के अतिरिक्त सभी वर्ग के लोगों को हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी जैसे विषयों से संबंधित मॉडल प्रश्नों का सेट भी प्रदान किया जाएगा। अगला हम टॉपिक देखते हैं, न्यायालयी भाषा। चर्चा में क्यों? सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम 2020 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अपील करने को कहा है। याचिका में हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। मुख्य प्रावधान की बात किया जाए तो हरियाणा राजभाषा अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन के लिए अधिनियम में एक नवीन उपधारा 3A जोड़ी गई है। यह उपधारा हरियाणा में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल, आपराधिक तथा राजस्व न्यायालयों, किराया न्यायाधिकरणों तथा राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य न्यायाधिकरणों में केवल हिंदी भाषा को कार्य करने की प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हरियाणा राज्य के सभी आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी का उपयोग किया जाएगा, केवल उन अपवादित कार्यों को छोड़कर जिन्हें हरियाणा सरकार अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट करती है। संविधान का अनुच्छेद 345 किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक या अधिक भाषाओं को कार्यालयों में अपनाने का अधिकार देता है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राजभाषा अधिनियम को अनुच्छेद 345 में की गई व्यवस्था के तहत बनाया गया है। महत्व की बात कर लेते हैं। निचले न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण हरियाणा राज्य में वादकारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और लोगों को शिकायतों या अन्य दस्तावेजों की समझ के लिए पूरी तरह से वकीलों पर निर्भर रहना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण गवाहों को भी परेशान होना पड़ता है और क्योंकि उनमें से अधिकांश को अंग्रेजी भाषा की अच्छी समझ नहीं होती है। बात करते हैं न्यायपालिका में भाषा संबंधी प्रावधानों की। तो संविधान में न्यायपालिका की भाषा के संबंध में अनुच्छेद 348 निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था को न अपनाया जाए, उच्चतम व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है, परंतु न्यायालय के निर्णय, आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था न दे। राजभाषा अधिनियम 1963 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका प्रयोग अनुवाद भी संलग्न करना होगा।
9वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं, चर्चा में क्यों। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण संबंधी मामलों में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर कार्यकारी करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय के साथ ही आरक्षण संबंधी कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग का एक बार पुनः चर्चा में आ गई है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर राज्य के मेडिकल पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण न देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही याचिका में संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के याचिका में सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने प्रश्न किया कि मौजूदा मामलों में किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत शामिल करने से संबंधित मांग की जा रही है, ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान किया जा सके। संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल किए गए हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया था। उल्लेखनीय है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त होगा। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून शामिल किए गए थे, जिसके पश्चात विभिन्न संविधान संशोधन किए गए और अब कानूनों की संख्या 284 हो गई है। समीक्षा के दायरे में 9वीं अनुसूची 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका को करनी है और उसकी वैधानिकता की जांच संसद के बजाय न्यायालय ही करेगा। पढ़ते हैं वंशधारा नदी जल विवाद। वर्ष 2009 में आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य के मध्य उत्पन्न वंशधारा जल विवाद के समाधान को लेकर शीघ्र ही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार से वार्ता करने की बात की गई है। प्रमुख बिंदुओं की बात कर लेते हैं। वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वंशधारा और नागावल्ली नदी की इंटरलिंकिंग को पूरा किया जाने तथा मंडू वालासा परियोजना का भी विस्तार किए जाने की योजना बनाई जा रही है। मंडू वालासा परियोजना आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का जलग्रहण क्षेत्र श्रीकाकुलम और विजयनगरम 2 जिलों में फैला हुआ है। इस परियोजना के जलाशय के लिए पानी का मुख्य स्रोत सुवर्णमुखी नदी के सहायक नदी नागवल्ली नदी में इंटरलिंक बनाकर की जा रही है। विवाद के पृष्ठभूमि बात कर लेते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2009 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद यानी ISRWD अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत वंशधारा नदी जल विवाद के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण के गठन के लिए केंद्र सरकार को एक शिकायत दर्ज की गई थी। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच जल विवाद पैदा होता है तो अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई भी नदी घाटी राज्य केंद्र सरकार को इस संबंध में अनुरोध भेज सकती है और अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अंतर्राज्यीय जल विवादों की स्थिति इस प्रकार है। कौन कौन से जल विवाद हैं उसको देख लेते हैं। कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच जल विवाद है। पंचायत के गठन की तिथि की बात किया जाए तो 1969।
गोदावरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा अप्रैल 1969 में जल के विवाद का जो है कारण बनी। और नर्मदा जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र अक्टूबर 1969। कावेरी केरल, कावेरी नदी जो है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ये जून 1990 में जो है इनके बीच जो है बनी विवादों का कारण। कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बीच में और अप्रैल 2004। और जबकि मांडवी या फिर जिसे महानदी कहते हैं, महादई माफ कीजिएगा, महादई गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है, निर्माणाधीन। उड़ीसा सरकार का पक्ष था कि आंध्र प्रदेश के कटरागार में वंशधारा नदी पर निर्मित तेज बहाव वाली नहर के निर्माण के कारण नदी का विद्यमान तल सूख जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप भूजल और नदी का बहाव प्रभावित होगा। दोषी राज्यों के मध्य उत्पन्न इस विवाद को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में केंद्र सरकार को जल विवाद अधिकरण गठित करने के निर्देश दिए। अतः सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में एक जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया है। अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध वर्ष 2013 में उड़ीसा सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जो अभी लंबित है। वंशधारा नदी देख लेते हैं। वंशधारा नदी, यह नदी उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच प्रवाहित होती है। नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले के धुआंमूल रामपुर से होता है। लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम जिले में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है और इस नदी के बेसिन में कुल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 10,830 वर्ग किलोमीटर का है।